नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक पुस्तक, जापानी पुस्तक लेकर हाजिर हूँ। याद है आपको, बहुत पहले मैंने एक इकिगाई नाम से एक मोटिवेशनल किताब के बारे में आपको बताया था, जिसे शायद मेरे ख्याल से हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांसिस्को मिरालेस ने लिखा था, पर इसकी भूमिका उन्होंने लिखी है। पर इस किताब को नोबुओ सुजुकी ने उन्होंने लिखा है और इसकी प्रस्तावना जो है हेक्टर ने दी है। इस किताब का मेन मोटो है, या जैसे हमने कहना चाहिए उसका जो प्रोमो चलता है वो है कि अपूर्ण होने का विवेक, ये है। तो इसके जब मेरी नज़रों में ये किताब जो है आई तो मेरे क्योंकि मैं हर किताब पढ़ती जाती हूँ और उसके नोट्स तैयार कर लेती हूँ। जब मेरे पास ये किताब आई तभी मेरे एक मित्र का मैसेज आया, उससे बहुत पहले की बात है, तुम वाबी साबी पर कुछ लिखो ना। तो मैंने उसे प्राथमिकता की श्रेणी में डाल दिया। ये पुस्तक मंजुल प्रकाशन से अनुवादित हुई है, जिसे रचना भोला यामिनी जी ने किया है। और पुस्तक के फ़ॉन्ट थोड़े से छोटे हैं लेकिन पढ़ाई में आते हैं, पर मेरे लिए चश्मे की शायद ज़रूरत पड़ती है। पहले हम नोबुओ सुजुकी के बारे में जान लें कि वो एक दर्शन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे और सारे एशिया में भ्रमण के बाद उन्होंने ज़ेन के साथ जीवन की कला को उसके साथ जोड़ा। उन्हें पियानो बजाना, यात्रा करना, चिंतन करना और रिकॉर्ड करना बेहद पसंद है। ये उनकी पहली पुस्तक है जिसका अनुवाद रचना भोला यामिनी ने किया। पुस्तक के बारे में वैसे तो आपको सारी जानकारी जो है गूगल से मिल जाएगी, परंतु पढ़कर बात कहने में एक आत्मविश्वास मिलता है और आप लोगों की रोचकता बढ़ती है, जैसा कि मुझे अभी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। मैंने किसी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया है, बस एक अच्छी सी किताब हाथ लगी तो सोचा आप लोगों को अपने अनुभव बताऊं। ये बहुत सरल सी पुस्तक है। ये पुस्तक आपको अधूरेपन में सुखी रहने का तरीका बताती है। दरअसल हम सब संपूर्ण होने की होड़ में लगे हुए हैं। वाबी साबी एक जापानी दर्शन है, ये एक तरीके की फ़िलॉसफी है जो बताती है कि सभी चीज़ें अपूर्ण और अस्थायी जैसी हैं, उन्हें होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पूर्ण हो। पुस्तक अमेज़ॉन पर भी है, किंडल पर उपलब्ध है। मसलन जापान में सबसे सुंदर प्याला, महंगा प्याला उसे माना जाता है जिसमें थोड़ा सा कोई खोट हो। जैसे हमारे यहाँ तो ज़रा सा प्याला टूट जाता है तो हम उससे अलग निकाल देते हैं, पर वहाँ पर जिसमें कोई खराबी हो या उसके ऊपर कोई चीज़ अतिरिक्त, कोई पत्थर चिपका दिया गया हो। ये मेरी थ्योरी है कि आँख मूंद कर मैंने सोचा कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से हमारे चारों तरफ कितने लोग हैं जो ख़ास हैं, पर हम उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें झिड़कते हैं। जैसे ट्रांसजेंडर हुए, दिव्यांग हुए, मैं उन्हें सबसे ख़ास मानती हूँ। वो भाग्यशाली हैं, अपने अधूरेपन के कारण वो बहुत कुछ कर अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। इसे पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है: वाबी साबी दर्शन, वाबी साबी कला और वाबी साबी दर्शन जीवन के रूप में। मतलब इनमें इनको ये बताया गया है, वाबी साबी दर्शन में ये बताते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, और वाबी साबी कला में बताते हैं कि आज आपके आसपास की सभी अधूरी चीज़ें हैं, उसमें थोड़ी कला देखी जाए, थोड़ा सौंदर्य देखा जाए। और वाबी साबी को जीवन दर्शन के रूप में आप कैसे देखें, जिसने बताया कि पुरानी वस्तुओं का, पुराने मित्रों का को हम जैसे ध्यान रखते हैं, ऐसे जो आपको उपयुक्त भी नहीं लगती वो भी, उन पे भी ध्यान दीजिए कि वो अधूरी हैं, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपको उपयुक्त नहीं लगता, जैसे आप किसी मित्र ने या किसी ने आपको कोई प्रस्ताव दिया जो आपको उपयुक्त नहीं लगता, आप उससे इनकार कहें। परिवर्तन को स्वीकारें, कमियों से कुंठित ना हो, प्रकृति, प्रेम और कला, सौंदर्य बोध से जुड़े। सर्वप्रथम पुस्तक में दर्शन की बात की गई है। 14वीं सदी में जब आधुनिक जापानी अभी तैयार ही हो रहे थे, वाबी साबी के 3 आयाम के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। जब 14वीं शताब्दी में जब आधुनिक जापानी अभी तैयारी हो रहे थे तो उनके लिए वाबी शब्द का प्रयोग उस समय हुआ, तो जो जैन परंपरा का पालन करते थे उन्हें वाबी कहा गया। जैन का अर्थ क्या है? ध्यान। तो आज वाबी का अर्थ है प्रशांति, सहज सादगी और सुंदर अपूर्णताओं को अभिव्यक्त करना। साबी का वैसे कोई, मैं ये वाले खंड से पढ़ रही हूँ, साबी का वैसे कोई सकारात्मक अर्थ नहीं है। साबी वैसे सड़ा, मुरझाया हुआ, झुर्रीदार
और मतलब नकारात्मक शब्द ही था, पर आज इसका अर्थ सुंदरता और शांति से है। तो अब हम वाबी साबी अर्थात अधूरेपन के सौंदर्य को लेकर है। मतलब जिस सत्य को हम स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि हर व्यक्ति अधूरा है और हर कोई उसे पूर्ण करने में लगा है। क्या आपको लगता है कोई पूर्ण है? ज़ैन और वाबी साबी का क्या संबंध है? सभी जीवों की अस्थिरता को मूजो कहा गया है, और दूसरा है दुख, और तीसरा है शून्यता। अर्थात सब कुछ निरंतर बदल रहा है, अस्थिर यानी। और दुख या असंतोष जो हमें नहीं मिलता है उसके लिए हम दुख या असंतोष व्यक्त करते हैं। और तीसरा है शून्यता। शून्यता को कू कहते हैं, जिसका संस्कृत में अर्थ है खालीपन, शून्य या खोखला, जिसमें रहकर मनुष्य स्वयं को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त देख पाता है। क्या आपने सिर्फ अकेले दिन ढलने का, या तारे निकलने का, सूरज उगने का, या लहरों की आवाज़ सुनने का, समंदर की हवा में सांस लेने का अनुभव किया है? तो वह शून्यता का क्षण था। तो शून्यता लाने के लिए जो भी मन में आता है वो करते चले। हरियाली वाली जगह जाएं, 5 मिनट सिर्फ अपनी सांसें सुनें, किसी कमरे को पूरा खाली कर दें। जैसे बहुत कमरे नहीं हो तो कोने को ही खाली कर दें। कोई बिजली की चीज़ वहाँ ना रखें। मोटे पेंट ब्रश से सफ़ेद कागज़ पर एनसो मीन्स होता है दायरा, एक गोला बना ले। शून्यता यही सिखाती है कि हमें प्रसन्न रहने के लिए थोड़े से भोजन, वायु, पानी, नींद की आवश्यकता है। एनसो कंप्लीट नहीं होता है, वो इस तरीके का होता है। इसे बनाया जाए, ये आपको बताता है। इससे आपको ये कंप्लीट नहीं है, पूरा गोला नहीं है। आप इसे पेंट ब्रश से भी बना सकते हैं। आप जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये अनुभव हम अस्पताल में भर्ती होकर या शमशान से होकर आते हैं तब महसूस करते हैं। फिर नोजुआ कहते हैं कि अपने व दूसरों के प्रति बहुत कठोर ना बने। कई बार हम खुद को भी बहुत सजा देते हैं। अपनी तरफ से बेहतर काम करें, संयम, ईमानदारी के साथ अपूर्णता को स्वीकारें। कमज़ोरी तो यही है कि हमें अपूर्णता को स्वीकारने में ही तकलीफ़ होती है। अद्भुत दर्शन है इस किताब का। आलेख मेरा संपूर्ण मैं लिख नहीं पाऊँगी, क्योंकि पुस्तक बहुत ज़्यादा गहराई में लिखी गई है, इसलिए आपको इसे पढ़ना ही होगा। वाबी साबी कहती है कि आप उन चीज़ों को करने में लग जाइए जो मरने से पहले आप करना चाहते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक गुरुओं के लेखन के ग्रंथों, सम्राटों के महल बनाने में कुछ ना कुछ चीज़ अधूरी छोड़ दी जाती थी। प्रकृति आपने देखा है कभी नहीं उगती। पेड़ पौधे, नदी, पानी, यहाँ तक कि मछली भी पानी में रहती हुई कभी बोर नहीं होती। पर इंसान एक स्थान पर रहते रहते बोर हो जाता है। लेकिन प्रकृति रोज़ अपना रूप बदलती है। इसलिए कहा गया है कि आप प्रकृति के साथ रहें। हमें अपने साथ वही रखना चाहिए जो जीने के लिए आवश्यक हो। आप अपने घर में नज़र डालिए कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जीने के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु फिर भी रखी हुई हैं, क्योंकि वो रखी हुई हैं, सालों से ऐसे ही रखी हुई हैं, आप ये कहेंगे। पर उन सब चीज़ों को जो आपके जीवन में ज़रूरी नहीं है, फ़ौरन हटा दीजिए, क्योंकि वो स्थान घेरती हैं और आपके दिमाग की बहुत सारी ऊर्जा भी। कांसो जापानी शब्द है, उसका अर्थ है सादगी, और वो तभी मिलती है जब जीवन से सारे ताम झाम, अतिरिक्त वस्तुएं या केवल चीज़ों की बात नहीं हो रही है। अब वस्तुएं जो हैं सिंबॉलिक हैं, सांकेतिक बता रही हूँ। इसकी जगह पर रखिए आप ईर्ष्या, बैर, द्वेष, नफरत, घृणा, इन सब को हटाना है। जापानी हाइकू के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। हमारे आजकल हाइकू बहुत प्रचलित हो गया है। 3 लाइनों की छोटी सी कविता होती है जिसमें कुछ 2-2, 3-3 शब्द रहते हैं। वो जापानी पद्धति से शुरू हुई है। ऐसा काव्य जिसमें सादगी है, 3 छोटे स्ट्रोक हैं। आप इसे पेंटिंग के तौर पर भी स्ट्रोक दे के भी बना सकते हैं, और इसमें कोई क्रिया का उपयोग नहीं होता है। ये पेंटिंग भी हो सकती है, और जैसा है भाव मन में जैसा आता है वो लिखिए। और आपको रोज़ अगर एक हाइकू लिखने का मौका मिले तो आप अपनी डायरी में एक हाइकू लिखें। तो जैसे अचानक से आपके दिमाग में कोई शब्द आता है या कोई भी चीज़ आती है, आप उनको डायरी में लिखें 3 लाइन में कुछ शब्दों के साथ। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तेज़ी से चलता
एक व्यवसायी कोने में खड़ा भिक्षु। आपको अर्थहीन लगेगा, अजीब लगेगा। थोड़ी देर बाद आपको यही चीज़ अर्थपूर्ण लग सकती है अगर शब्द आपके हों। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल है, कॉफ़ी की गंध, उपन्यास का पढ़ना, कहानी ख़त्म। तो ये भी एक हाइकू है। तो इन हाइकू के ज़रिए हम ना अगर बहुत बड़ी बड़ी डायरी या काव्य लिखना नहीं जानते तो अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जापानी में हाइकू की परंपरा शुरू हुई और आज हमारे भारत में बहुत प्रचलित है। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हम नहीं करते, हम घबरा जाते हैं कि परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, पानी की तरह बनना होगा, जिस पात्र में डालो ढल जाना होगा, स्वीकार करना होगा कि हम भी गलत हो सकते हैं। सृजन करो क्योंकि वो वर्तमान में होता है। जो हम कर चुके हैं उसके बारे में हमें नहीं बात करनी, ना सोचना है। आप जानते हैं हर कोई चीज़ योजना के अनुसार नहीं होती। जो टूटा है वो जोड़ने पर पहले जैसा नहीं हो पाता। क्या होता है जब हम कोई चीज़ टूट जाती है और उसे जोड़ते हैं तो नए जोड़ के साथ हम क्या करते हैं, उसी जोड़ को देखते रहते हैं। पर आप खुद अब इसको सोचिए कि हम इसे पहली बार देख रहे हैं, मतलब उस जोड़ के साथ सोचिए कि ये ऐसे ही था जिसमें जोड़ था, तो आपको वो वस्तु नई लगेगी। ऐसा ही संबंधों के साथ होता है। अगर वो संबंध टूटता है और फिर जुड़ जाता है तो हम हमेशा जोड़ की तरफ ये देखते हैं, देखो ये पहले टूट गया था। हम ये नहीं मानते कि ये नया रिश्ता है। तो आप उसे नए रिश्ते की तरह देखें और फिर चाहे वो पाबंदी क्यों ना हो, पर आप उसको वैसा के वैसा स्वीकारें और अपने आप को कोसना बंद कर दें। टहलना शुरू कर दें, दूसरों को प्रसन्न करना और जो चीज़ आपको कोलाहल से, आनंद से भर दे, सिर्फ बस वही काम करें। उफ, इतना सुंदर दर्शन है कि आप पुस्तक तो पढ़ें, तब तक आप सादगी से रहें। ज़रूरत की चीज़ें, बस जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी रखें, व्यायाम करें, आगे बढ़ें अपने अधूरेपन के साथ। हम अधूरेपन को स्वीकार नहीं करते, हम उस अधूरेपन को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। उसे ढकने की कोशिश में हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता भूल जाते हैं। जिस दिन हम अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ हमें ये कमी है, तो फिर आप आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस वाबी साबी यही कहती है कि इसको हम शांत मन से और अच्छे से, जैसा नॉर्मल जीवन होता है वैसा बिताते हुए प्रकृति के साथ रहकर काम कर सकते हैं। और आप पूरे समय उसी पर केंद्रित ना रहें कि हम अधूरेपन को कैसे हटाएं। उसे भूल जाइए, वो आपका जैसे एक परमानेंट या स्थायी पैबंद है और आप उसी के साथ पैदा हुए हैं। तो क्या करेंगे आप उसे काट के अलग करेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो मेरा यही कहना है कि आप उसी अधूरेपन के साथ आगे बढ़ें। जिस दिन आपने स्वीकार लिया कि हमने कुछ अधूरा है, वही आपके जीवन को आगे ले जाएगा बिना किसी कोलाहल के। और मैं चाहूँगी कि ये पुस्तक जिन्होंने जैसे इकिगाई को आपने स्वीकार किया था, मैं चाहती हूँ वाबी साबी को भी उसी तरह स्वीकार किया जाए। और इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा, ये जीवन में आनंद भर देती है। मैं इसको बहुत बार पढ़ चुकी हूँ पर फिर भी मन नहीं भरता। और जब कभी मैं अपनी राह से भटकती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे में ये कमी है, वो कमी है, तो मैं तुरंत इस पुस्तक को पढ़ती हूँ, उस दायरे को देखती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। तो मुझे याद आ जाता है कि हमें सबको अधूरेपन के साथ ही आगे बढ़ना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।